गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पढ़ चुके हैं, आज पुनः सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आई थी, इनके बारे में आप जान चुके थे और किस तरह उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कोठी कहाँ खोला और कब खोला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आती है 1599 ईस्वी में एलिजाबेथ के शासनकाल में और 1600 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान करती है 1600, और उनके बाद जो है ये अपना पहला कारखाना, अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या पट्टापुली में खोलती है। उनके उपरांत 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया जाता है, जो 1612 ईस्वी में युद्ध होती है, जिस युद्ध में पुर्तगालियों का हार होता है और उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम कोठी स्थापित करती है और थॉमस एल्बर्ट के नेतृत्व में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 1613 ईस्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्थाई, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोठी खोलती है, तो प्रथम अस्थाई, ये प्रथम अस्थाई कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खुलती है। पुनः 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। तो आपने पढ़ा था स्वाली के युद्ध में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश की ओर से थॉमस बेस्ट थे, जिन्होंने स्वाली की युद्ध 1612 ईस्वी में किया और स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों की हार होती है। जब पुर्तगाली की हार होती है तो 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम अस्थाई फैक्ट्री सूरत में खोली जाती है। सूरत में खोली जाती है। ये बात आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है, तो मसूलीपट्टनम में। कब खोली जाती है, तो 1611 ईस्वी में। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के द्वारा अस्थाई फैक्ट्री कब खोली जाती है, तो अस्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खोली जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1632 ईस्वी में, इनके बाद देखेंगे पहले बच्चों कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। अंग्रेज जो है 1632 ईस्वी में कहाँ, तो गोलकुंडा के एक सुल्तान है, गोलकुंडा के सुल्तान जिनका नाम क्या था,
कुतुब शाह। क्या नाम है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये 1632 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह से, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से सुनहरा फरमान अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है? सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों को प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरा फरमान, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुनहरा फरमान कब और किन के द्वारा अंग्रेजों को मिला। तो सुनहरा फरमान में आपको याद रखना है 1632 ईस्वी में मिला। और किन से मिला? तो गोलकुंडा के सुल्तान जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त किया गया। और कब किया गया? तो कब किया गया? 1632 ईस्वी में। जब सुनहरा फरमान प्राप्त किया गया तो उन्हें वार्षिक रूप में 500 पेंगोडा, क्या है? 500 पेंगोडा, ये सुनहरा फरमान के बदले उन्हें कितना दिया गया? 500 पेंगोडा वार्षिक, 500 पेंगोडा वार्षिक पे इन्हें फरमान दिया गया। अब आते हैं हम लोग कि इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां जो खोली, कब और कहां कहां इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली। तो आप देखेंगे कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने, एक फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज होते हैं जो चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। तो कब लेता है? 1639 ईस्वी में एक फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज होते हैं। कौन? कब? तो देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, इनका नाम क्या है पहले बच्चों? तो फ्रांसिस डे, ठीक है। तो फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज क्या करते हैं ने? चंद्रगिरी के राजा, किनके? चंद्रगिरी के राजा तो चंद्रगिरी के राजा से कौन लेते हैं? फ्रांसिस के डी नामक अंग्रेज हैं। और वो, उनके राजा का नाम क्या था? दरमेला वेंकटप्पा। क्या नाम है? दरमेला वेंकटप्पा। याद रखना है प्यारे बच्चों, दरमेला वेंकटप्पा, दरमेला वेंकटप्पा। तो ये दरमेला वेंकटप्पा से जो है चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से क्या करते हैं? मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं। क्या करते हैं? मद्रास बोलते हैं हमें, मद्रास क्या कीजिए? मद्रास को जो है पट्टे पे दे दीजिए। तो ये मद्रास को पट्टे पे ले लेते हैं। तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास क्या करते हैं? पट्टे पर ले लेते हैं, मतलब किराए पर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मद्रास में क्या करते हैं? व्यापारिक कोठी अपना खोलते हैं। तो मद्रास में जो व्यापारिक कोठी खोलते हैं, व्यापारिक कोठी को कारखाना भी कहा जाता है। तो व्यापारिक कोठी खोलते हैं। और ये कब? 1641 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजों द्वारा। अब क्या करते हैं? जब ये ले लिए तो 1641 में क्या करते हैं? ये याद रखना है क्या कि ये 1641 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेज क्या करते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। एक किला बनाते हैं। कौन सी किला? किला का क्या नाम है? याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1641 ईस्वी में जो किला बनाते हैं उनका क्या नाम है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये याद रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करते हैं। कब? तो 1641 ईस्वी में अंग्रेज। तो आपसे पूछा जाएगा मद्रास में अंग्रेजों द्वारा किस किला का निर्माण और कब किया गया? तो आपको ये बोलना है कि 1641 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज।
अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा जाएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो किला है उन्हें किसने बनवाया। तो याद रखना है कि उसे, सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जो किला है उसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जाता है। इस किला को जो हम लोग व्हाइट टाउन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? व्हाइट टाउन। इस किले को हम लोग जो है इस किले को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस किले को हम लोग जानते हैं, क्या बोलिएगा, व्हाइट टाउन के नाम से। व्हाइट टाउन, एक मिनट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो व्हाइट टाउन, तो इसे व्हाइट टाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। व्हाइट टाउन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? इस किले के बारे में जानते हैं। हाँ, तो इसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है, आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला दुर्ग है। भारत में अंग्रेजों द्वारा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला दुर्ग, तो ये जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला दुर्ग भी है। अब आते हैं, देखते हैं कि दूसरी जो किले का निर्माण करते हैं 1651 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा बंगाल में। तो बंगाल जब जाते हैं अंग्रेज, तो 1651 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति लेते हैं। और शाह सूजा की अनुमति कौन लेते हैं? तो एक ब्रिजमैन नामक अंग्रेज होता है जो 1632 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अंग्रेज के द्वारा क्या होता है, व्यापारिक कोठी का निर्माण किया जाता है। और जब ये व्यापारिक कोठी का निर्माण करते हैं तो इन्हें जो है 3000 रुपये वार्षिक क्या करना होता है, भुगतान करना होता है बंगाल के नवाब को। तो बंगाल के जो उन्हें क्या करते हैं, 3000 रुपये वार्षिक देते हैं और वो मुक्त व्यापार करते हैं वहां पे। ठीक है, बंगाल में अंग्रेजों के प्रमुख जो कारखाने हैं उनका नाम क्या है? पटना, राजमहल और कासिम बाजार में ये अपना प्रमुख कारखाना स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सन 1651 ईस्वी की बात है, सन 1651 ईस्वी की बात है। तो सन 1651 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो ये मिलते हैं कौन? तो क्या नाम होता है? ब्रिजमैन। तो ये अंग्रेजी जो होते हैं, एक ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ब्रिजमैन नामक अंग्रेज जो है किनसे मिलते हैं? शाह सूजा से मिलते हैं। शाह सूजा। तो ब्रिजमैन नामक अंग्रेज जो है शाह सूजा से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे बंगाल में क्या करने दीजिए, व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दीजिए। तो जब उन्हें व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति मिलता है तो सन 1652 ईस्वी में, तो सन 1652 ईस्वी में ये क्या करते हैं? तो सन 1652 ईस्वी में ये हुगली में, बंगाल के हुगली में ये क्या करते हैं? बंगाल के हुगली में, तो ये बंगाल के हुगली में अपना व्यापारिक कोठी खोलते हैं। तो क्या करते हैं? बंगाल के हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है आपको कि बंगाल में व्यापारिक कोठी कब खुलती है? तो बंगाल में व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में खुलती है। और इनका श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो इनका श्रेय आपको ब्रिजमैन नामक अंग्रेज को दिया जाता है। तो याद रखना है आपको कि ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने किनसे अनुमति लेते हैं? शाह सूजा से अनुमति लेते हैं और अपना बंगाल में क्या करते हैं?
कोठी खोलते हैं। अब चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों के प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो बंगाल में अंग्रेजों के प्रमुख कारखाने, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, बंगाल में अंग्रेजों के प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो याद रखना है कहाँ, पटना के राजमहल, कासिम बाजार, कासिम बाजार, ये कासिम बाजार जो है कहाँ पे है, और पटना में कहाँ पे, राजमहल। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम देखते हैं अब सन 1698 से 99 ईस्वी में, 1698 से 1699, तो ये घटना सन 1698 से 1699 ईस्वी की है। बंगाल के सूबेदार, उस समय बंगाल के सूबेदार कौन थे, अजीम उस शान की। तो अजीम उस शान थे, तो वो तो वहाँ एक जमींदार थे जिनका नाम इब्राहिम खान था। इब्राहिम खान ने अजीम उस शान से सुतनाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता की जमींदारी खरीदी। कितने रुपए में, 1200 रुपए में। तो 1200 रुपए में वो क्या करते हैं, बंगाल के सूबेदार जिनका क्या नाम है, तो वो बंगाल के सूबेदार ये करते क्या है कि बंगाल के सूबेदार से मिलते हैं, बंगाल के सूबेदार, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बंगाल के सूबेदार 1798 में 1799 में बंगाल के सूबेदार जिनका नाम अजीम मुस्सान था। क्या नाम था, अजीम, क्या नाम है प्यारे बच्चों, याद रखना है, अजीम मुस्सान। तो अजीम मुस्सान से मिलते हैं कौन, तो इब्राहिम खान। तो इब्राहिम खान मिलते हैं और क्या करते हैं, ये 3 गांव खरीदते हैं। कहाँ कहाँ, सुतनाती, सबसे पहले याद रखना है क्या, सुतनाती, सुतनाती, गोविंदपुर, सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता। तो याद रखना है आपको कि बंगाल के सूबेदारी अजीम हुसैन से इब्राहिम खान मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, मिलने के उपरांत वो क्या करते हैं कि सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता की सूबेदारी जो है क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। वो 3 गांव खरीदते हैं कि जमींदारी खरीदते हैं कितने रुपए में, तो ये मात्र 1200 रुपए में खरीद लेते हैं। कितने में खरीदते हैं, तो 1200 रुपए में ये खरीद लेते हैं। और इनको ही 1200 रुपए में खरीदने के बाद जॉब चार्नक, उनका नाम क्या है आपको याद रखना है कि जॉब चार्नक जो है सन 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में जॉब चार्नक, तो 1699 ईस्वी में जॉब चार्नक क्या करते हैं, सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता, तो इन तीनों गांव को मिलाकर एक शहर की स्थापना करते हैं, जिन शहर का नाम कोलकाता।
तो उस शहर का नाम क्या रखते हैं? कोलकाता रखते हैं। तो आपसे एक पूछा जा सकता है कि कोलकाता का नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चार्नक नामक अंग्रेज ने कोलकाता का नींव रखा। अब ये कोलकाता में क्या करते हैं? 1699 ईस्वी में फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करते हैं। इनके बाद ये क्या करते हैं? 1699 ईस्वी में फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करते हैं। अब 1699 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करते हैं। उनके बाद ये 1700 ईस्वी में जॉर्ज चार्नक कोलकाता को विकसित शहर में स्थापित करते हैं। आपको पता होगा कि 1717 ईस्वी की घटना है। उस समय फर्रुख सियर जो थे एक असाध्य बीमारी से ग्रसित थे। तो वह एक असाध्य बीमारी से ग्रसित थे, वह बहुत पीड़ित थे। तो उनका इलाज चल रहा था बट वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उस समय ये अंग्रेजों को ये पता चला कि फर्रुख सियर क्या है? बीमार है। जब उन्हें पता चलता है तो अंग्रेजों के एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है हाँ, तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर क्या करते हैं? एक असाध्य बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो उस समय ब्रिटिश डॉक्टर जो है हैमिल्टन फर्रुख सियर को ठीक करते हैं। तो फर्रुख सियर को जब ठीक करते हैं तो फर्रुख सियर खुश हो जाते हैं और फर्रुख सियर खुश होने के बाद उन्हें एक दस्तक प्रणाली का अधिकार दे देते हैं। दस्तक प्रणाली का मतलब फ्री ट्रेड, आप जो मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दस्तक जो देते हैं वो कहाँ कहाँ का? तो बंगाल, हैदराबाद और गुजरात का देते हैं। बंगाल, हैदराबाद और गुजरात का देने के पश्चात कुछ समय पश्चात हैदराबाद और गुजरात का जो है दस्तक प्रणाली को रद्द कर दिया जाता है, मगर बंगाल में दस्तक प्रणाली क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है। आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्ना कार्टा। अब दस्तक प्रणाली को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा भी उन्हें कहा जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये दस्तक प्रणाली दिए तो 3000 रुपये प्रति वार्षिक जो है उन्हें अदा करना होता है मुगल बादशाह को। तो चलिए देखते हैं 1717 की घटना। ये घटना 1717 की है। तो 1717 में क्या होता है? फर्रुख सियर तो 1717 में क्या होते हैं? फर्रुख सियर जो होते हैं वो एक असाध्य बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो एक असाध्य बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो इनसे मिलने एक अंग्रेज आते हैं। उस अंग्रेज का क्या नाम है? उस अंग्रेज का नाम है हैमिल्टन। उस अंग्रेज तो हैमिल्टन नामक अंग्रेज जो है फर्रुख सियर से मिलते हैं। हैमिल्टन नामक अंग्रेज फर्रुख सियर से मिलते हैं और फर्रुख सियर से मिलने के उपरांत वह बोलते हैं कि मैं आपकी जो ये असाध्य बीमारी है मैं इन्हें ठीक कर देता हूं। तो ये फर्रुख सियर से क्या करते हैं? असाध्य बीमारी उनका ठीक कर देते हैं। इसके उपरांत फर्रुख सियर खुश होते हैं और फर्रुख सियर खुश होने के बाद उन्हें दस्तक प्रणाली देते हैं।
का अधिकार दे देते हैं, दस्तक प्रणाली का अधिकार। तो उन्हें दस्तक प्रणाली का अधिकार दे देते हैं। अब ये दस्तक प्रणाली होता क्या है, चलिए देखते हैं दस्तक प्रणाली क्या होता है। तो दस्तक प्रणाली का मतलब ये होता है कि मुक्त व्यापार, कि आप मुक्त व्यापार कीजिए। आप जब व्यापार करेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब आप भारत में व्यापार करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर भारत के किस किस राज्य में, तो याद रखना आपको, बंगाल, हैदराबाद, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। ये याद रखना है, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। याद रखना है, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। तो ये 3 जगह इन्हें क्या करता है, मुक्त व्यापार का इन्हें अधिकार दिया जाता है। कुछ समय उपरांत हैदराबाद और गुजरात में दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय उपरांत क्या होता है, हैदराबाद और गुजरात में दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया जाता है। बंगाल में ये क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। दस्तक प्रणाली को मैग्ना कार्टा, दस्तक प्रणाली को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैग्ना कार्टा भारत को कब और किन से मिला, तो मैग्ना कार्टा आपको फर्रुखसियर से मिला। और जब ये मैग्ना कार्टा मिलता है 300 रुपये, सॉरी 3000 रुपये वार्षिक दर, 3000 रुपये वार्षिक दर से मुगल बादशाह को अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। तो ये 3000 रुपये वार्षिक पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह को प्रदान करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और वो किस प्रकार व्यापार करती है। नेक्स्ट उनके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। धन्यवाद।